अस्सलाम वालेकुम डियर सीटीआई कैंडिडेट्स। सीटीआई पोर्टल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सीटीआई इंडक्शन में अब हम लोग आपको ज्वाइनिंग लेटर्स इशू करने वाले हैं, सिलेक्शन होने वाली है। लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रीवियंसेस जो आ रही हैं वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले के ऊपर हैं। समझ नहीं आ रही कैंडिडेट्स को भी, और इवन सम कॉलेज के टीचर्स जो हैं वो भी इस मेरिट लिस्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हालांकि ये बिल्कुल इजी सी मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट को समझने के लिए आपको चंद एक चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको पॉलिसी देखनी है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपकी वेबसाइट पर सबसे पहले अपलोड किया गया था। जब आप सीटीआई की वेबसाइट पर आते हैं तो इसमें सीटीआई इंडक्शन पॉलिसी पे क्लिक करते हैं तो आपकी पॉलिसी के सारे पॉइंट्स विद डेट्स विद एवरीथिंग आपके सामने आ जाते हैं। ये जो आप लोग मुख्तलिफ जगहों पर कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमें पता नहीं चला कब पोस्ट अनाउंस हुई, कब उसकी डेट खत्म हुई, कब ग्रीवियंस ली गई, कब इंटरव्यू होने थे, सारा कुछ इस पॉलिसी का पार्ट है। आप अगर इसे डिटेल में पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ इसके अंदर प्रॉपरली लिखी हुई है विद डेट्स, टाइमलाइन सारी साथ दी गई। ये देखें कि इस डेट को अनाउंस होंगी, इस डेट तक आपकी एप्लीकेशन ली जाएंगी, इस डेट तक आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर ये वो डेट्स हैं जिसमें इंटरव्यूज़ किए जाएंगे कंप्लेंट्स लेने के बाद, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब होगी। ये तमाम चीज़ें इस पॉलिसी में मेंशन थी। ना सिर्फ पॉलिसी में मेंशन थी बल्कि होम पर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसके अंदर भी ये सारी की सारी मेंशन थी। अगर आप यहाँ पे हाइलाइट्स में देखते हैं तो एक एक डेट साथ साथ लिखी गई है। इसलिए अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपको पता नहीं चला कब क्या होना था तो फिर इसका मतलब है ये आपकी नेग्लिजेंस है। सो अगर आप इसकी इंडक्शन पॉलिसी पढ़ते हैं तो इसमें जो पॉइंट इस मेरिट लिस्ट से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि बीएस कॉलेजेस में हम एमएस, एमफिल या पीएचडी को प्रेफर करेंगे, वो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में। अब आपके जो रेलेवेंट सब्जेक्ट की रेलिवेंसी है वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करनी थी पोर्टल पर, और आप ये अपने मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते थे, अपने एमफिल में भी कर सकते थे, अपनी पीएचडी में भी कर सकते थे। अगर आपने अपनी रेलिवेंसी नहीं रखी तो फिर आपका जो मेरिट है वो डिस्टर्ब होगा। अब हम और चीज़ें कौन सी इस मेरिट लिस्ट को देखते हुए, क्योंकि अब आपका फाइनल आ जाना, अब सिलेक्शन हो जानी, तो जो फाइनल चीज़ें आपने देखनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये कि आपको पॉलिसी पढ़नी चाहिए थी। हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने पॉलिसी पढ़ी, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं पॉलिसी का। हमने कहा जी हमारे नोटिफिकेशंस पढ़े, जी हमें बिल्कुल नहीं पता। तो वेबसाइट से ही आपको जॉब्स पता चली हैं, वेबसाइट पे ही आपको ये सारा कुछ पता चलना था। अच्छा, आपने जो पॉइंट ज़हन में रखने, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपने किस कॉलेज में अप्लाई किया है। जेंडर ऑप्शनल है, अगर आप जेंडर नहीं सिलेक्ट करते तो को एजुकेशन कॉलेजेस में मेल फीमेल का मेरिट चूँकि एक साथ ही बनना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसमें है ही नहीं, इस वजह से अगर आप जेंडर नहीं भी चूज़ करते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिग्री की रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएट कॉलेजेस में, एसोसिएट कॉलेजेस में नहीं है। आप ये देखें, अगर आप यहाँ देखते हैं इसको तो इसमें रेलिवेंट डिग्री सिर्फ और सिर्फ बीएस कॉलेजेस में मांगी गई है, जबकि जितने भी एसोसिएट कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं। यानी अगर आपने फर्ज कर लेते हैं कि आपने बॉटनी में या जोलॉजी में या बायोलॉजी में किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, आप एमफिल किसी और चीज़ में कर लेते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ में कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, फिर भी आपको एसोसिएट कॉलेज में उसके नंबर मिलेंगे। अगर आपकी रेलिवेंट डिग्री नहीं है ग्रेजुएट कॉलेज में तो फिर नहीं मिलेंगे। सो डिग्री की रेलिवेंसी भी आपने देखनी है और कोटा की सीट्स भी आपने देखनी है कि जहाँ आपने अप्लाई किया है वहीं कहीं वहाँ पर जो सीट है वो कोटा की तो नहीं है। अच्छा, अब मेरिट लिस्ट पर आ जाते हैं जी। आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे जी। जब आप सीटीआई पोर्टल के ऊपर मेरिट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ से आपने सब्जेक्ट चूज किया, कॉलेज को चूज किया और उसके बाद आपने सर्च का बटन प्रेस कर दिया तो आपके पास मेरिट लिस्ट इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बच्ची 3rd नंबर पर है उसके मार्क्स ज्यादा हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें कि जो फर्स्ट पे बच्ची है मुअज़्ज़मा सईद, उसके मार्क्स तो 50 हैं, जो सेकंड पे उसके 44 हैं, लेकिन जो 3rd पे बच्ची है नुमेरा सैफ उसके 62 हैं। अब ये चीज़ एक अजीब सा क्रिएट करती है आपके जहन में डिस्पैरिटी की, पता नहीं क्यों ये प्रिंसिपल ने या पोर्टल ने या एचईडी ने कम नंबरों वालों को सिलेक्ट कर दिया है टॉप पर और ज़्यादा नंबर वाले को नीचे ले गए। अब आपने जहन में रखना है कि सब्जेक्ट है बायोलॉजी और ये बच्ची जो 62 मार्क्स के साथ है, इसको मार्क्स तो मिले हुए हैं इसके एमफिल के बाकी सब चीज़ों के, लेकिन ये नीचे क्यों है, इसको देखने के लिए हमें इस बच्ची के मार्क्स देखना पड़ेंगे, वो मार्क्स जो इसने एंटर किए। हम उन मार्क्स को देखते हैं, इनकी मार्कशीट ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बच्ची ने
अपना मास्टर्स को 2 दफ़ा एंटर किया, यानी इसने बताया इस बच्ची का बीएस जो है वो ज़ूलॉजी में है। इसने लिखा कि ये मेरा जो सब्जेक्ट है ये ज़ूलॉजी के इक्विवेलेंट भी है और मेरा ये सब्जेक्ट बायोलॉजी के इक्विवेलेंट भी है। लेकिन एमफिल में इससे मिस्टेक हुई कि इसने अपना सब्जेक्ट इक्विवेलेंस जो था वो सिर्फ ज़ूलॉजी दिया। इसको चाहिए था कि ये दोबारा यहाँ पर एमएस एमफिल को ऐड करते और दोबारा से इसकी जो डिग्री की इक्विवेलेंसी थी वो बायोलॉजी चूज करती अगर इसने बायोलॉजी की सीट पर एमफिल की बेस पर सिलेक्ट होना था तो। अब इसने मास्टर्स में तो अपने सब्जेक्ट की 2 इक्विवेलेंसीज डाल दी, जैसे हमने आपको पहले गाइड किया था वीडियो बना के कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट मल्टीपल 10 सब्जेक्ट्स के भी इक्वल है तो आप 10 दफ़ा मास्टर डिग्री डाल दें। तो अगर एमफिल भी उन 10 सब्जेक्ट्स के इक्विवेलेंट है तो आप 10 दफ़ा एमफिल भी डाल देते। अब मैं आपको पोर्टल पर दिखाता हूँ कि पोर्टल ने आपको बिल्कुल नहीं रोका कि आप एक से ज़्यादा एमफिल की डिग्रीज की इक्विवेलेंसी डाल सकें। ये मैंने एक कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन की है। इसमें हम एजुकेशनल डिटेल पे जब जाते हैं तो लिस्ट ऑफ एजुकेशन में आप देखें यहाँ पर 18 ईयर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस की जो है वो इक्विवेलेंट डाली हुई है। अब यहाँ पर एमएस एमफिल बॉटनी के इक्विवेलेंट डाला हुआ है। अब फर्ज करें हम ये कहते हैं कि जिसकी डिग्री जो है ये बॉटनी के साथ साथ ज़ूलॉजी के भी इक्विवेलेंट, ये टेस्ट डाटा है इसलिए ये परेशान ना होइएगा कि कंप्यूटर साइंस बॉटनी के कैसे इक्विवेलेंट है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जब हम ऐड एजुकेशन में दोबारा जाते थे तो यहाँ से देखें आपको एमफिल बिल्कुल भी मना नहीं किया गया था। आप इस पर क्लिक करते और क्लिक करने के बाद आप अपनी जो डिग्री है एमएस ले लेते या एमफिल ले लेते और यहाँ से उस डिग्री को बॉटनी के या ज़ूलॉजी के इक्विवेलेंट कर देते, दोबारा से डाटा ऐड कर देते। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एजुकेशन में जहाँ ये डिग्री एमएस की बॉटनी के इक्विवेलेंट आ रही थी वहाँ ये ज़ूलॉजी के भी इक्विवेलेंट आ जाती। तो जब आप ज़ूलॉजी की सीट पर अप्लाई करते तो वहाँ पर भी डिग्री रेलेवेंस काउंट हो जाता। अब इस बच्ची के केस में इसको जब इसने बायोलॉजी की सीट पर अप्लाई किया और उसके बाद इसने मास्टर ज़ूलॉजी का लिखा हुआ है, एमफिल ज़ूलॉजी का लिखा हुआ है, तो इसे बायो की सीट पर ज़ूलॉजी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर ये बच्ची नंबर 7 पर एक और क्वालिफिकेशन ऐड कर देती, एमएस एमफिल 18 ईयर्स, पोजीशन उसमें फर्स्ट लिख के सेमेस्टर डाल के 2023 डाल के यहाँ पर बायोलॉजी कर देती तो 2 इसकी एमफिल की डिग्रीज आ जाती। तो बायोलॉजी के अगेंस्ट बायोलॉजी का एमफिल कंसिडर हो जाता और ज़ूलॉजी के अगेंस्ट ज़ूलॉजी का एमफिल कंसिडर हो जाता। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि इसने चूंकि बायो की सीट पर अप्लाई किया और इसने एमफिल ज़ूलॉजी का डाला हुआ है तो सिस्टम ने इसे इररेलेवेंट डिग्री कंसिडर कर लिया और सिस्टम को ऐसा ही करना चाहिए था। इररेलेवेंट डिग्री के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो सकती एज पर पॉलिसी। सो आप लोग भी अपनी जब मेरिट लिस्ट को देखते हैं तो ध्यान से देखें कि आप लोगों ने एंट्री क्या की हुई है। अगर आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक है तो फिर आपके मार्क्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। अब इसके लिए आपको हम लोगों ने बहुत सारे चांसेस दिए और आपके पास भी ये ऑप्शन मौजूद थी कि आप जब मर्जी देखते कि आपने कहाँ अप्लाई किया हुआ है, उसके आगे उसकी तमाम मार्क्स कैलकुलेट होकर आ रहे होते थे इस तरह से। अगर मैं स्टूडेंट के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्शन बटन में उसके मार्क्स प्रॉपर यहाँ पर करके आ रहे होते थे हर डिग्री के इक्विवेलेंट। अब अगर यहाँ पर इसका बॉटनी इररेलेवेंट होता तो इसको ये 20 मार्क्स नजर ना आते। ये आप भी देख सकते थे 5 कॉलेजेस में अप्लाई करते साथ ही। अगर ऐसा कोई इशू था तो आप डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के पास 3 दिन तक ग्रीवियंस कमेटी हमारी बैठी रही है। आप आते, आपकी एप्लीकेशन रिटर्न होती, आप अपने डॉक्यूमेंट ठीक करते। अब जो डायरेक्टर लेवल पर ग्रीवियंस कमेटी थी वो ये सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपको इससे पहले चांसेस दे दिए गए थे कि अगर सिस्टम कहीं पर भी आपके मार्क्स गलत कैलकुलेट कर रहा है तो आप पहले 3 दिन डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के पास तशरीफ ले आए, वहाँ बैठकर अपना जो डाटा है वो करेक्ट करवा लें। आपकी एप्लीकेशन रिटर्न की जाती, आप अपनी इक्विवेलेंस डिग्रीज डाल लेते और डालने के बाद आप अपने मार्क्स को ठीक करवा लेते। इस लेवल पर अब आपके मार्क्स से रिलेटेड, सेमेस्टर एनुअल से रिलेटेड किसी तरह की कोई ग्रीवियंस नहीं होगी। बाकी जो आप इंटरव्यू के ऊपर ग्रीवियंसेस की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रूव नहीं होता कि अगर आपको एक जगह पर एक प्रिंसिपल ने 5 दिए और दूसरी जगह पर प्रिंसिपल ने आपको 1 नंबर दिया है तो उसके अंदर किसी तरह की मेलाफाइडी शामिल है। हो सकता है जहां आपको 5 मार्क्स मिले वहां आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, वहाँ पे आपके पास इंटरव्यू कमेटी कोई और होगी, वहाँ पे क्वेश्चंस और होंगे, एनवायरनमेंट और होगा। आप दूसरे कॉलेज में गए वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपके मार्क्स जो इंटरव्यू मार्क्स के ऊपर आपकी ग्रीवियंस है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी 4 डिसीजंस मौजूद हैं कि इंटरव्यू कमेटी जितने मार्क्स आपको दे देती है वही आपके फाइनल होते हैं। सो आप इस तरीके से अपनी मेरिट लिस्ट को देखिए और फिर देखें
मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह आपको कोई गलती नज़र नहीं आएगी। थैंक यू।